हेलो वेलकम। इसमें हम देखेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसके पहले हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी है और कॉची इंटीग्रल थ्योरम की जो एक्सटेंशन है वो पढ़े थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। स्टेटमेंट है हमारा, इफ़ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन a closed contour C and if A is any point within C then आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक कोई क्लोज्ड कंटूर्स कर्व है, इस f ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, ऑन मतलब इसकी बाउंड्री पे कहीं पे भी है ना, अंदर या इस पर किसी भी पॉइंट पे इस क्लोज्ड कर्व के एक कोई पॉइंट है, मान लो A है, ठीक है। तो इस पे किसी भी मतलब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे या इसकी बाउंड्री पे, तो यही तो लिखा है इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर C, यानी इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा यानी कि डिफरेंशिएबल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं A कोई पॉइंट लेते हैं, तो f ऑफ A की जो वैल्यू है वो 1/2πi इंटीग्रेशन C फंक्शन ऑफ z माइनस ए dz के रूप में होगी। ये स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ करेंगे, लेट अ क्लोज्ड कर्व, एक हमने कर्व लिया C एंड लेट अ पॉइंट अ विद इन ऑन कंटूर C, इसके अंदर एक पॉइंट लिया हमने A, ओके। फिर हम देखेंगे लेट, अब ये पॉइंट लिया तो एक कर्व लिया, अब हमने एक और दूसरा कर्व ले लिया C1 और C1 जो कर्व है इस पे हमने एक इक्वेशन C1 के लिए इक्वेशन देखी, यानी कि जो एक कर्व है ये पॉइंट A हो गया, इसको एक हमने सर्किल लिया, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये रेडियस हो गई और ये पॉइंट एक Z ले लिया। तो ये आपको याद ही रख लेना है, यहाँ Z है यहाँ A। तो जो इक्वेशन होती है इस C1 कर्व की मॉड Z माइनस 1 इक्वल टू R होती है। फिर आप जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो Z माइनस 1 इक्वल टू R ई आयोटा थीटा आ जाएगा। फिर Z A इस साइड पहुंच गया, A प्लस आर ई आयोटा थीटा। फिर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dz A का 0 हो जाएगा, R का R, ई थीटा का ई आई थीटा और ए आई आयोटा जो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो R आयोटा ई आयोटा थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस चीज़ यहाँ इस वाले पार्ट को लेके चलना है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को लिया, एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड सी के अबाउट में इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए जेड डी जेड C1 में। कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए आपको देखना है एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था। अगर नहीं देखना है तो इसका याद रख लो कि कोई भी कर्व है C1 या C हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फंक्शन है वो सेम होगा। तो यहाँ पे C1 हो गया, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ से देख लो, एफ जेड की वैल्यू है यहाँ पे A प्लस आर ई आयोटा थीटा, तो वो वैल्यू रख दी। Z माइनस ए की वैल्यू A है तो यहाँ पे एज इट पुट कर दी। फिर dz की वैल्यू A है तो यहाँ से पूरा का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आयोटा जो यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन C1 में एफ A प्लस आई, ये ऊपर लग गया, फिर से यहाँ से लिख देता हूँ इसको, आयोटा C1 एफ A प्लस आर ई आयोटा थीटा डी थीटा हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अब हम मान लेते हैं कि जो ये R है रेडियस बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, मतलब कि जो A और Z है वो इक्वल हो जाएंगे, A और Z इक्वल हो जाएंगे। R बिल्कुल कैसी है, 0 के बराबर मान लेते हैं, तो R टेंस टू 0, तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो आयोटा C1 यहाँ पे एफ ऑफ R के इक्वल में 0 रखेंगे तो एफ ऑफ ए बचेगा और डी थीटा। अब यहाँ पे डी थीटा में जो डिफ्रेंशिएशन होना है, लेकिन यहाँ पे तो एफ ऑफ ए है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू डी थीटा बचेगा, 1 का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो थीटा हो जाएगा। लिमिट 0 से 2π आ गई, यहाँ आयोटा एफ ऑफ ए आ गया। अब 0 से 2π लिमिट क्यों, क्योंकि यहाँ से आप मान लो पूरा का पूरा ये सर्किल हो गया, तो यहाँ से पाई होता है और पूरा हो जाएगा तो 2π हो जाएगा। तो लिमिट हमारी 0 से 2π हो गई।
तो ये यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो 2 पाई ए आयोटा और एफ ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ इस साइड हमारा चल रहा था एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू ए आ गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। 2 पाई आयोटा का यहाँ पे इस साइड पहुँचा देंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ ए 1 में 2 पाई आई एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए सी के इक्वल में डी जेड। तो ये अपना प्रूव हो गया। तो हमने प्रूव कर लिया कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। थैंक यू।